दिसंबर के अंत में कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी पीयू यानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से यह हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इसके बाद कुछ छात्र हिजाब के विरोध में भगवा शॉल के साथ प्रदर्शन करने लगे। जहां एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे तो वहीं दूसरी ओर अल्लाह अकबर के नारों की गूंज भी सुनाई दी। और अब यह हिजाब कंट्रोवर्सी केवल कर्नाटक तक सीमित न रहकर भारत के अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी इसका असर दिखाई देने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे शिक्षण संस्थानों में हिंसा देखने को मिलेगी, जहां छात्र धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे, तो भारत अपने विश्व गुरु बनने के सपने को कैसे साकार करेगा। इस वीडियो में ना हम इसी कवर स्टोरी में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कर्नाटक के उडुपी जिले में शुरू हुआ यह पूरा मामला क्या है और इस पर कर्नाटक सरकार और हाई कोर्ट ने क्या कहा। हिजाब क्या है, क्या इस्लाम में हिजाब आवश्यक है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, हिजाब विवाद को लेकर किसने क्या कहा और लास्ट में इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो दिसंबर लास्ट में कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका जाता है। वो कॉलेज कैंपस में तो हिजाब पहनकर आ सकती हैं, लेकिन क्लास में हिजाब नहीं पहन सकती हैं। इसके बाद 19 जनवरी 2022 को कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, माता पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। फिर 26 जनवरी 2022 को फिर से बैठक हुई। उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। फिर 27 जनवरी 2022 को छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया। फिर 2 फरवरी 2022 को उडुपी के ही कुंडापुर में स्थित सरकारी कॉलेज में हिजाब विवाद चर्चा में आया। फिर 3 फरवरी 2022 को कुंडापुर के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया। इसके बाद में कर्नाटक के अन्य कॉलेजों में भी यह विवाद फैल गया। उडुपी के ही महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज और अन्य कॉलेजों में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा शॉल और पगड़ी बांधकर प्रदर्शन किया। अब शिक्षा के मंदिर में ना जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। 7 फरवरी को कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब के साथ में एंट्री दी गई, लेकिन उन्हें अलग क्लासेस में बिठाया गया और 8 फरवरी को इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। बागलकोट और शिमोगा जिले के 2 कॉलेजों में पथराव और उडुपी जिले के एक कॉलेज की घटना के बाद में कर्नाटक सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद करने का आदेश दे दिया। शिमोगा जिले में धारा 144 भी लागू की गई। कॉलेज के प्राचार्य रुद्रगौड़ा ने कहा कि छात्राओं को कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की अनुमति है, लेकिन वे कक्षा में हिजाब नहीं पहन सकती हैं। उन्होंने कहा दिसंबर से ही छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनना शुरू किया है। रुद्रगौड़ा का मानना है कि ये छात्राएं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं। यह पीएफआई की ही एक स्टूडेंट विंग है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यह 2006 में बना एक इस्लामिक संगठन है। इसके बाद में छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने हवाला दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 के तहत उन्हें क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए। छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब कुरान में निर्धारित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। वहीं कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के अनुसार कहा कि समानता, अखंडता, लोक व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में प्रतिबंध जायज है। कक्षा में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि इससे धर्म के मानने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। कॉलेज बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को अपनाना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई फैसला न आने तक स्टूडेंट्स को अपनी धर्म और आस्था के आधार पर भगवा शॉल, दुपट्टा और हिजाब का उपयोग कक्षा में नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। भारतीय संविधान के तहत यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। क्या संवैधानिक अधिकारों के तहत कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की धार्मिक प्रथा का अभिन्न हिस्सा है? इसकी जांच की जाएगी।
वहीं जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि हमें भावनाओं को अलग रखना चाहिए क्योंकि संविधान ही हमारी गीता है। इसके बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग करते हुए याचिका लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई कर देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी हाई कोर्ट को सुनवाई करने दें और आप हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं, हम सभी के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेंगे। अब ना ये जानते हैं कि जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है वो हिजाब क्या है। हिजाब का शाब्दिक अर्थ है आड़, ओट या पर्दा। हिजाब स्कार्फ नुमा चौकोर कपड़ा होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं अपने बालों, कान और गर्दन को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसमें चेहरा ढका हुआ नहीं होता है। सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, ग्रीक और फारसी लोग हिजाब का इस्तेमाल करते थे। 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2013 में नजमा खान नाम की एक मुस्लिम महिला ने मनाना शुरू किया था। और अब हम यह जानते हैं कि क्या इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है। इस पर केरला के गवर्नर यानी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का कहना है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी कि 5 स्तंभ है और इन 5 में कहीं भी हिजाब शब्द का इस्तेमाल महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें याद है कि कुरान में 7 बार हिजाब शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो महिलाओं की वेशभूषा के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कृपया इसे विवाद के रूप में ना लें, यह एक साजिश है। मुस्लिम लड़कियां हर जगह बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हिंदुस्तान में किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको वहां का ड्रेस कोड पसंद नहीं है तो आप कहीं और एडमिशन ले लीजिए। वहीं मुंबई की जुमा मस्जिद के मुफ्ती अशफाक ने भी कहा कि हिजाब पहनना अनिवार्य है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। विरोध प्रदर्शन सही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर राज्य है। अब यह जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। इस टॉपिक को समझने के लिए जितना आपको जानना जरूरी है हम सिर्फ उतने पर ही बात करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। साथ ही राज्य उस व्यक्ति का भी सम्मान करता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब 2 धर्मों में टकराव की स्थिति बनी थी तभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसमें हस्तक्षेप किया था। अब हम यह जानते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में कुल 7 फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। इनमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 के तहत याचिका लगाई थी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कानूनी समानता से रिलेटेड है। इसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण करने के लिए कहा गया है। यानी कि सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कानूनी रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। हालांकि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है अगर भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना आदि का उल्लंघन हो। आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। हालांकि आर्टिकल 25 की पालना करने में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो यह आर्टिकल राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का रेगुलेशन करे। अब आप ये समझ गए होंगे कि याचिकाकर्ताओं ने जिन आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी वो आर्टिकल क्या कहते हैं और वो आर्टिकल राज्यों को भी कुछ अधिकार देते हैं। अब हम ना ये बात करते हैं कि इस विवाद पर किसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। वहीं महिला कांग्रेस की महासचिव और पूर्व अभिनेत्री नगमा ने कहा कि
भारत एक सांप्रदायिक देश है और यहाँ पर हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था निभाने का हक है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ और सांसद साध्वी प्रज्ञा एक विशेष वेशभूषा पहन सकते हैं तो सरकार को हिजाब से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया कि कॉलेज हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम हिजाब या शिक्षा में से किसी एक चीज को चुन ले। हिजाब के साथ लड़कियों को स्कूल में एंट्री ना देना भयानक है। महिलाओं पर कम या ज्यादा कपड़े पहनने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को किनारे लगाने की कोशिश पर रोक लगानी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के ही सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन ने लिखा कि अस्थिर नेतृत्व में भारतीय समाज का तेज गति से पतन हो रहा है। हिजाब पहनना किसी भी अन्य परिधान की तरह व्यक्तिगत इच्छा है, नागरिकों को इसकी आजादी दी जानी चाहिए। तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामलों पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ हैं जिनके मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से इस टॉपिक की हर एक चीज मैंने कवर कर दी है और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।